Hello students. So student, we have already discussed the India's foreign trade condition before independence or at the time of independence. Now in this video we will discuss the India's foreign trade after independence. तो देखिए स्टूडेंट, हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे कि इंडियन फॉरेन ट्रेड की कंडीशन जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रही थी। तो जैसा कि स्टूडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंस इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट सीम्स टू बी इंक्रीज्ड डे बाय डे। तो देखते हैं क्या कंडीशन थी इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट, हम इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इसको हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, यानी उन पार्ट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कंपोनेंट्स हों, तो उसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो हुए थे। तो देखिए, अंडर द प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंजेस। फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफर्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, कंपोजिशंस एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। यानी कि टोटल ओवरऑल जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे और उन चेंजेस को हम इन 3 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। और वो 3 पॉइंट है हमारे, एक तो है हमारा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी अगर कैलकुलेट करें तो फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे वो देखेंगे। दूसरा है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशंस मतलब किन किन आइटम्स का हम पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे और अब हम किन किन आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी आइटम्स टू बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। तो ये होगा कंपोजिशंस के अंदर। और थर्ड है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड के अंदर देखेंगे हम पहले किन कंट्रीज़ के साथ में फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व थे और अब हमारे साथ में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो फॉरेन ट्रेड कर रही हैं। तो ये 3 टॉपिक जो हैं हमें अभी अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसा कि मैंने बोला था, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब एक तो कितनी क्वांटिटी और दूसरा इन टर्म्स ऑफ अगर रुपीज़ हम कैलकुलेट करें तो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो देखते हैं, शो द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द डिफरेंट प्लान पीरियड स्टार्टिंग विद 1951। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे 5 ईयर प्लान जो है फ्रॉम 1951 से स्टार्ट हो गए थे, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो हम 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग देखेंगे किन किन 5 ईयर्स प्लान में कितना कितना चेंजेस जो है वो वॉल्यूम में आया है फॉरेन ट्रेड में, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर कितना कितना चेंजेस जो है वो हुए हैं, वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1951 टू 1956। इस प्लान में हमारा टोटल इंपोर्ट्स जो थे वो थे 3651 करोड़ रुपीज़। ये सारे फिगर्स जो दिए हुए हैं आपको इन करोड़ से दिए हुए हैं। तो टोटल हमारा इंपोर्ट था 3651 करोड़ एंड एक्सपोर्ट था हमारा 3109 करोड़। और अगर हम टोटल फॉरेन ट्रेड की बात करें तो टोटल फॉरेन ट्रेड जो था वो था हमारा 6760। तो इस तरह से ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमारा टोटल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और टोटल फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारे को दे रखा है। तो अब देखिए आप सिग्निफिकेंटली जैसे जैसे हम नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान्स में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, तो वैसे वैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए ध्यान से इसको, देखिए पहले इंपोर्ट था 3651, फिर हो गया 5402, फिर 6119, फिर 10035, फिर 20,882, देन 17,134। इस तरह से रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा है। और आप इन 12th 5 ईयर प्लान विच इज़ फ्रॉम 2012 to 2017, द टोटल इम्पोर्ट वॉज 1,31,89,647 करोड़ रुपीज़। तो देखिए ये कहाँ से 3651 विच वॉज इन 1951 to 56 फर्स्ट ईयर प्लान, it increases to 1,31,89,647 करोड़ रुपीज़। तो देखा आपने इंपोर्ट में कितना चेंजेस हुए। फिर दूसरी तरह से सेम चीज़ एक्सपोर्ट में भी आपको देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट हमारा 1951
1956 वाला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें था हमारा ओनली 3,109 करोड़, जो कि 2012 टू 17 जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है उसमें इंक्रीज होकर के 90,01,485 करोड़ रुपीस का हो गया। और हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो टोटल पहुंच गया हमारा 2,21,91,132 करोड़ रुपीस। तो अब देखिए कितना मेजर चेंजेस जो है वो फॉरेन ट्रेड के अंदर हुए हैं। तो हम अगर बात करें तो सीधे सीधी से हमारे को इसमें दिख रहा है कि जैसे जैसे अगले नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स में हम जाते गए वैसे वैसे इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता गया। जो पहले 1951 के टाइम पर ओनली 6,760 करोड़ रुपीस था वो अब इंक्रीज होकर के 2,21 लाख रुपीस 91,132 रुपीस जो है वो पहुंच चुका है। तो देखा आपने कि कितना हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसी के आगे कुछ फिगर्स वैसे अपन डिस्कस कर लिए हैं ऊपर टेबल में, उसी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पर नीचे कि कितना कितना चेंजेस जो है इसके अंदर हुए हैं। ठीक है, इसी के आगे दे रखा है इट सीम्स टू बी इम्प्रूव्ड impressive story, however there are elements of the distress in the story. Following observations need to be noted in this regard. No doubt हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो आप देखिए इसमें ऑब्जर्व कीजिए हमारे इंपोर्ट जो हैं वो हमारे इंपोर्ट हमेशा हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहे हैं। देखिए ध्यान से इस टेबल को, कोई भी 5 ईयर प्लान ऐसा नहीं है जिस 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे इंपोर्ट जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से कम हो। नो डाउट हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में हमारे इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं है ना। किसी भी कंट्री के लिए जितने एक्सपोर्ट ज़्यादा हों उतना बेटर है, इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। लेकिन इंडिया की कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रेट से बढ़े हैं और हमेशा हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो कम रहे हैं हमारे इंपोर्ट से। तो ये चीज़ गलत है। बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बता रहा है अपना ये जो टेबल है वो कि हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनसे हम पूरा ओवरऑल जो है हमारा ये वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड वो हमारे को समझ में आ जाएगा। तो कुछ रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट देखिए, परसेंटेज राइज इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन हाई ओइंग्स टू द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है? तो इट मीन्स द इनिशियली द वॉल्यूम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज वेरी लो, accordingly even a small increase in the total volume shows a significant rise in terms of percentage rise. बेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारा इनिशियल जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो था वो बहुत कम था, जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस होते गए तो हमने उसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट किया है तो वो चेंजेस आपको एक बहुत बड़े फिगर में दिखेंगे। यानी पहले बहुत कम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन जैसे जैसे बढ़ा तो अगर हम उसको परसेंटेज चेंज में कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है उसके अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो यानी जैसा कि हम ऊपर पहले बात कर रहे थे कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो वो परसेंटेज में भी इंक्रीज़ हुआ है और वो परसेंटेज से ज़्यादा शो हो रहा है कि हाँ हमारा परसेंटेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है बहुत इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, वाइल over time India's export and imports have tended to rise, India's share in the global trade has tended to decline. देखिए जैसा कि हमने ऊपर वाले टेबल में देखा था जहां हमें ये दिख रहा था कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो रेगुलरली 5 ईयर प्लान्स के अंदर इंक्रीज होता गया है। लेकिन अगर हम टोटल फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया के परसेंटेज की बात करें, अगर क्या टोटल जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसके अंदर इंडिया के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो परसेंटेज जो है हमारा वो डिक्लाइन हो गया है। जैसा कि हमारा पहले फॉरेन ट्रेड के अंदर परसेंटेज जो था इंडिया का वो कितना था, वो था 1.8%। यानी टोटल वर्ल्ड का जो फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर 1.8% था इंडिया का परसेंटेज इन 1950-51, जो कि 1991 के अगर अंदर हम देखें तो वो केवल 0.5% ही रह गया है। तो देखिए नो डाउट वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, लेकिन टोटल फॉरेन ट्रेड जो है उसके अंदर इंडिया का जो परसेंटेज है वो केवल 0.5% ही रह गया है 1991 के अंदर, जो कि 1950-51 के अंदर 1.8% था। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है यहाँ पर
कि नो डाउट हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े हैं, लेकिन हमारा परसेंटेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशंस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट इंडियाज शेयर्स इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंडेड टू इम्प्रूव। इन 2017-18 India's share in the export trade was 2.1% and in import trade it was 2.6%। देखिए जैसा कि अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड में परसेंटेज जो था वो केवल 0.5% था इन 1991 के अंदर, जो कि पहले 1.8% था इन 1950-51 में। तो उसके बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए इन 1991, ये आपने पढ़ा है पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से वापस से इंडिया का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर इंडिया का परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए वो परसेंटेज अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 2.1% हो गया, और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो ये 2.6% हो गया। और ये फिगर दे रखा है आपने को अकॉर्डिंग टू द 2017-18, यानी 2017-18 में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें एक्सपोर्ट का परसेंटेज जो था वो 2.1% था, और टोटल ट्रेड जो है वर्ल्ड का उसमें 2.6% इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगेन इट इज़ ओनली आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम सिग्निफिकेंट। और ये भी चीज़ फाइनल है कि 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ही इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस या सिग्निफिकेंट इंक्रीज हम बोलें तो वो इंक्रीज जो है वो हुआ है। तो देखा स्टूडेंट आप सभी ने कि ये 4 पॉइंट के अंदर इन्होंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है हमारे को कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज चेंज उसमें क्या आए हैं, पहले कितना कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड टोटल ट्रेड के अंदर इंडिया का, और बाद में ये परसेंटेज किस तरह से चेंज हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है जो हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट का या किन आइटम्स का हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले भी आपने पढ़ा है ये चीज़ कि इंडिया से पहले जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था वो होता था रॉ मटेरियल, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल जो था वो मैक्सिमम यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। और वो किसको एक्सपोर्ट किया जाता था? ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बना ली थी कि वो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन में, और वहाँ से बना हुआ जो फिनिश गुड्स था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था, वो ला करके वापस इंडिया के अंदर सेल करते थे। तो हमारा मैक्सिमम जो फॉरेन ट्रेड था उसमें क्या इन्वॉल्व था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल इन्वॉल्व था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो आ गए हैं। पहले जिन हम प्रोडक्ट्स का हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब उन आइटम्स का हम एक्सपोर्ट करने लग गए, यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से अब एक्सपोर्ट किया जाने लग गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसी तरह से इंपोर्ट्स के अंदर भी चेंजेस आए हैं, और वो क्या चेंजेस हैं वो हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं अभी कि इनमें क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो हुए हैं। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जैसा कि मैंने बोला, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से आइटम्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं, वो आता है कंपोजिशन के अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस there has been a substantial change in the compositions of the India's foreign trade. Following observations highlighted the principal changes with the regards to the export and import items of the India's foreign trade. अब देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे को, इन पॉइंट्स के थ्रू हमारे को समझ में आ जाएगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंपोजिशन में जो है वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जैसा कि मैंने कहा, हम पहले इंडिया से मैक्सिमम आइटम जो एक्सपोर्ट करते थे वो थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि यूज़ किए जाते थे एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग फिनिश गुड्स। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता था उसमें परसेंटेज शेयर जो है वो कम हो गया है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे उतना एक्सपोर्ट हम अब नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो चुका है या एग्रीकल्चर आइटम्स जो हैं वो कम हो चुके हैं। इसके पीछे रीज़न कुछ और हैं। क्या रीज़न्स हैं वो देखते हैं। तो दे रखा है
there has been a significant decline in the percentage shares of agriculture items in total export. It happens owing to the facts. देखिए मैंने देखा कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट रीज़न है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में कमी होने के, डिक्रीज होने के. फर्स्ट रीजन दे रखा है दैट इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री. पहला रीज़न क्या है कि हम अपने यहाँ का जो फार्म प्रोडक्ट है जिसको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही रॉ मटेरियल हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं यानी इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करने लग गए. इसलिए हमारा इसका एक्सपोर्ट जो था वो डिक्रीज हो गया. सेकेंड रीज़न दे रखा है दैट अ सब्सटेंशियल राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ रेज्ड द डोमेस्टिक कंजम्पशंस ऑफ फार्म प्रोडक्ट. और दूसरा बड़ा रीज़न था कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी. तो इस पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से मैक्सिमम फार्म प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया में ही कंज्यूम्ड हो जाते थे. इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो पार्ट था टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो डिक्लाइन हो गया है. ठीक है स्टूडेंट. फिर देखते हैं दूसरा चेंजेस जो है वो क्या आया है कंपोजिशंस में. सेकेंड दे रखा है हमारे को डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर्स ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स. कन्वेंशनल आइटम्स वही मतलब जिन आइटम्स का हम पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे लाइक टी, कॉफ़ी, जूट और ये सारी चीज़ें हम पहले बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, उसमें थोड़ा चेंजेस आया है. यानी अब हम उन चीज़ों का एक्सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं, दूसरा आइटम्स का एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया. तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखते हैं. द कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूड जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स. These items constituted the bulk of the India's export at the time of independence, but with planned development programs in place, domestic demand for the conventional items has tended to rise. Accordingly, their shares in the total export has tended to fall. देखिए जहाँ हम पहले जूट, टी, फूड ग्रेन्स और मिनरल्स का जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंडिया के अंदर इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ में इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया. ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा. फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जैसा कि मैंने बोला पहले हम अपने यहाँ से यानी इंडिया से बाहर केवल रॉ मटेरियल जो था वो एक्सपोर्ट करते थे और वो भी ब्रिटिशर्स जो थी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से. लेकिन अब वो रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसकी जगह किसने ले ली? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ने ले ली. यानी अब हम अपनी इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उसको एक्सपोर्ट करने लग गए. उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखते हैं. द परसेंटेज शेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज टेंडेड टू राइज. प्रेजेंटली जेम्स एंड प्रीसियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया. यानी हम पहले जहाँ पर जूट, कॉफ़ी, फूड ग्रेन्स इन आइटम्स का एक्सपोर्ट करते थे, अब हमारा वो आइटम्स जो है वो कम हो गए, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रीसियस मेटल्स, स्टोन्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, इन सारे आइटम्स का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से इंक्रीज हो गया है. दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस हैव स्टार्टेड यील्डिंग रिजल्ट्स. इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश किए गए थे या एप्लीकेबल किए गए थे तो उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है कि हमारा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट जो है वो उसमें डिक्लाइन हुआ है, बट मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है. दीज चेंजेस इन द कंपोजिशंस ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड सजेस्टेड दैट द इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्टैटिक एंड द बैकवर्ड इकोनॉमी. और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है अब वो इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी नहीं रही. दैट द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर मेयरली अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी. It is showing the significant sign of the structural transformations from the predominance of the primary sectors to the secondary and tertiary sector. तो जो हमारा मेन जो फोकस पहले हुआ करता था प्राइमरी सेक्टर पर, अब वो थोड़ा चेंज होकर के शिफ्ट हो चुका है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स पर. यानी अब इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनका एक्सपोर्ट बाहर इंक्रीज हो गया है. ठीक है. तो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे. फर्स्ट टॉपिक था हमारा वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड और सेकंड था कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब थर्ड लास्ट टॉपिक है हमारा. इस टॉपिक से आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस हुए हैं उस मेजर टॉपिक्स के अंदर. थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है
डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि इंडिया से जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था वो केवल ब्रिटेन से होता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब ब्रिटेन से हमारा उतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, बल्कि अदर कंट्रीज़ जो हैं उन अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे फॉरेन ट्रेड जो है यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो किन किन कंट्रीज़ के साथ में हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है वो हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 1951। इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्या मेजर चेंजेस जो हैं डायरेक्शन में आए हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सिंस 1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज ऑल्सो undergone a substantial change. List of our trading partners has tended to expand over time, which points to our strong foothold in the international market. यानी 1951 के बाद में, जहाँ पहले 1951 से पहले कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के साथ में ही हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे, लेकिन 1951 के बाद में ये बहुत चेंज हो चुका है इसके अंदर, और हम मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ में फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी अपना स्ट्रॉन्ग फुट जो है वो जमा चुका है, मतलब अच्छी तरह से अपने पेड़ जमा चुका है अदर कंट्रीज़ के बिजनेस में भी। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंटली आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ओनली ब्रिटेन जो था वही हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज़, जैसा कि इसमें दे रखा है, यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान एंड बेल्जियम। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमारा मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड जो है वो होता है। दिस इज़ इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्री 1951 सिनेरियो when our international trade was confined, restricted largely to UK and USA and Commonwealth countries। तो देखिए, जहाँ पर हमारा पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ करते थे वो ओनली यूके, यूएसए और इनसे ही हुआ करते थे, लेकिन वो अब चेंज हो चुके हैं, और ये ऊपर जितनी भी कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं आपको, इन कंट्रीज़ के साथ में हमारे फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस जो है वो डायरेक्शन के अंदर आया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या और दे रखा है। A notable features of the direction pattern of India's foreign trade is that in the recent year, UAE has emerged as our leading trading partner. USA, which was our leading partner till 2007-8, continues to remain so, followed by the UAE and China. जैसा कि 2007-8 से पहले USA जो था वो हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन 2007-8 के बाद में यूएई जो है वो अभी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो बन चुका है। तो अभी यूएई और चाइना के साथ में हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, जबकि वो पहले यूएसए के साथ में हुआ करता था अप टू 2007-8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। यूएसए शेयर्स इन द इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2018-19 वॉज रिकॉर्डेड टू बी 15.9%, while that of UAE was 9.1%. Likewise, China's shares in the India's export was recorded at 5.1%. यानी इंडिया से जो आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके अंदर शेयर्स दिया हुआ है हमारे का, कौन सी कंट्री का कितना शेयर जो है वो है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो था हमारा इंडियन एक्सपोर्ट का, यानी हम यहाँ से 15.9% जो है टोटल एक्सपोर्ट का वो केवल हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे। जबकि वही यूएई की अगर हम बात करें तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 9.1% हम यूएई को एक्सपोर्ट करते थे, और थर्ड नंबर पर था हमारा चाइना जिसको हम 5.1% जो है एक्सपोर्ट करते थे। बाकी 69.9% शेयर जो है वो अदर कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते थे। तो ये हमारे को इन परसेंटेज दे रखे हैं कौन सी कंट्रीज़ के साथ में कितना कितना परसेंटेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। वही चीज़ आगे दे रखा है फिफ्थ पॉइंट में हमारे को, एज फार एज इंडियाज़ इम्पोर्ट इज़ कंसर्न। जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज़ के साथ में कितना कितना था, अब अगले वाले पॉइंट में देखते हैं हम इम्पोर्ट कितना किस कंट्रीज से है। एज फार एज इंडियाज़ इम्पोर्ट इज़ कंसर्न, चाइना हैज़ ऑक्यूपाई फर्स्ट पोजीशन। यानी देखिए सबसे ज़्यादा जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो हम चाइना से करते हैं, अराउंड 13.7% शेयर, फॉलोड बाय द यूएसए
6.9%, सऊदी अरेबिया 5.6% एंड स्विट्ज़रलैंड 3.5%। यानी ये हमारा इंपोर्ट की कंडीशन दे रखी है कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करते हैं, अराउंड टोटल इंपोर्ट का 13.7%, यूएसए से 6.9%, सऊदी अरेबिया से 5.6%, स्विट्ज़रलैंड से 3.5% एंड अदर कंट्रीज से हमारा जो इंपोर्ट है वो है 70.3%। यानी टोटल इंपोर्ट का इतना परसेंटेज जो हम इन पर्टिकुलर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो ये थी कंडीशन इन परसेंटेज विद द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट 6 पॉइंट दे रखा है, सऊदी अरेबिया हैज़ ऑल्सो इमर्ज एज आवर सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर, recording about 4% shares in the India's foreign trade between 2010-11 and 18-19। तो देखिए यूएई के साथ में ही जैसे सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ भी हमारे ट्रेडिंग फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। ये करीब 4% इंडियाज़ टोटल फॉरेन ट्रेड का 4% जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ में होता है, अकॉर्डिंग टू द 2018-19, बिटवीन 2010-11 टू 18-19। इन ईयर्स के बीच में अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया के साथ में हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड का 4% जो है वो केवल और केवल सऊदी अरेबिया से होता है। फिर 7th पॉइंट है हमारा, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन द वेक ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस एंड फ्री ट्रेड, चाइनीज गुड्स हैव डोमिनेटेड द इंडियाज मार्केट सच much more than the Indian goods in the Chinese market. Consequently, our imports from the China have risen much more than our export to China, so that the China has succeeded much more than India in harnessing the gains of the international trade। जैसा कि आपको ये ऊपर वाले 2 डायग्राम जो हैं पाई चार्ट जो हैं उन पाई चार्ट से आपको दिख रहा होगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था चाइना को वो है केवल 5.1%। यानी अपने टोटल एक्सपोर्ट का केवल 5.1% जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आप देखेंगे इंपोर्ट की कंडीशन तो आपको दिख रहा होगा चाइना से जो हम इंपोर्ट करते थे यानी अपने टोटल इंपोर्ट का 13.7% जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो आपको सीधे से यहाँ पर दिख रहा होगा कि चाइना से हम एक्सपोर्ट तो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन मार्केट जो है या इंडियन प्रोडक्ट जो है वो चाइना को ओवरकम नहीं कर पाए या चाइना को कवर नहीं कर पाए, वहाँ पर अपना दबदबा जो है वो नहीं साबित कर पाए। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में आराम से और अच्छा मार्केट उन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप देख ही रहे हैं जैसे कि कंडीशन अभी है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं परचेज़ करना, क्योंकि वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नो डाउट हम जानते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा चलते नहीं हैं, बट आज के टाइम पर लोग ये देखते हैं कि सस्ता कितना है, सस्ता मिल रहा है तो परचेज़ कर लेते हैं उसको। तो इस वजह से इंडियन मार्केट जो है उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट चाइना के वाले जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं परचेज़ करना। तो देखिए कि स्टूडेंट, ये थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कंडीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमने 3 पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस कर ली। अब है अपना अगला टॉपिक 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।